दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि भारतीय न्यायपालिका इसे हम एक खरी न्यायपालिका कहते हैं। जैसे कि भारतीय न्यायपालिका एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। किस प्रकार है कि भारतीय न्यायपालिका किसी से अलग नहीं है। सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, फिर इसके बाद हाई कोर्ट, इसके बाद जिला कोर्ट, ठीक है। फिर नीचे जितने भी कोर्ट हैं, ठीक है, न्याय पंचायत तक हम जाएंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भारतीय न्यायपालिका एक दूसरे से अलग नहीं है, एकीकृत है, ठीक है। जिसमें से आज हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दोस्तों ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे संविधान में जो प्रावधान है, ध्यान रखेंगे भाग 5, ठीक है, भाग 5 में, और साथ ही साथ अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। और इसी में हम लोग जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मुख्यतः जानेंगे। साथ ही साथ एक दो अनुच्छेद आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे कि सबसे अधिक पूछा जाता है कि अनुच्छेद 127 के तहत में क्या है। तो याद रखेंगे 127 के तहत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ बातें और हैं जिसको हम लोग, जो आपको आगे चल के क्वेश्चन फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। बस इतना से याद रखिएगा कि भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147, ठीक है। अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीशों का संख्या पूछा जाए कि कितने न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश सहित, तो ध्यान रखिएगा 33 + 1 = 34 न्यायाधीश, ठीक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट का एज है, ठीक है, कितने एज में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो वो 65 ईयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का, रिटायरमेंट का आयु 65 ईयर है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन सबसे अधिक जो एडहॉक न्यायाधीश, जिसको तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है, के बारे में पूछता है अनुच्छेद, तो ध्यान रखेंगे एडहॉक न्यायाधीश का अनुच्छेद है 127, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये छठा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले 5 वीडियो आप तक पहुंचा पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी का ही, और ये छठा है। तो चलिए हम लोग आज बढ़ते हैं। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम भी है NCERT सार संग्रह, तो वहाँ जाकर आप खोज लीजिए, या मतलब सारे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उसको और बढ़ाने का, ठीक है, या घटाने का, जो भी हो, अधिकार क्षेत्र किसके पास है, तो संसद के पास है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो कब हुई, 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत हुई, तो ध्यान रखिएगा ये अधिनियम आपके पास 1935, ठीक है, 1935 के तहत में हुई। आगे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते। वैसे भी सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा डिस्प्यूट मामला, यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड द अप्लाइड ट्रिब्यूनल जो है, ये आपको TDSAT का निर्णय कौन कर सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। कितना वेतन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। वेतन का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, संसद करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने बताया, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है, ठीक है, यानी पार्लियामेंट के पास है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सारे संसद द्वारा ली जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसी विधानसभा द्वारा नहीं लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति भी अपने मन से नहीं, संसद अनुशंसा करती है तो हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसको भी हटाने का वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन प्रक्रिया वही चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट शब्द ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर उपयोग किया गया है, लेकिन जो प्रोसेस राष्ट्रपति को हटाने का है वही प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाने का ही है। सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर रिटायर होने के बाद किसी भी अन्य न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते। सामान्यतः उच्च न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी के आवेदन या अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सामान्यतः ये जनरली ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला पहुंचता है तो उनकी सुनवाई नई दिल्ली में होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के अनुमोदन में, ठीक है, अनुमोदन से वह किसी अन्य जगह पर सुप्रीम कोर्ट की बैठकें हो सकती है। जैसे कि कहता है कि न्यायालय आपके द्वार तक पहुंच जाएगा, ठीक है। एक मूवी देखे होंगे गुजारिश, उस मूवी में न्यायालय पहुंच जाता है उस व्यक्ति के द्वार तक, ठीक है। एक बार ऐसा घटना 2 बार हो चुका है, एक बार कश्मीर में और हैदराबाद में इस तरह की बातें हो चुकी, न्यायालय वहां जाकर अपना निर्णय सुनाते हैं, यानी वो न्यायालय वहां बैठ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, यानी रिटायरमेंट का आयु कितना है? 65 ईयर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है? यानी संवैधानिक विवाद अगर हो तो अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 134 के तहत में, ध्यान रखेंगे, आप अपील कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या कुल संख्या कितनी होनी चाहिए यदि संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामला सुनवाई कर रही है तो अधिक कम से कम 5 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दे रखा हुआ, इन सारे अनुच्छेद को, आर्टिकल को याद करेंगे। देखिए कहता है भाग 4 में, ठीक है, भाग 5 में अनुच्छेद 124-43 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात किया गया है, गठन की बात किया गया है, इससे संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात किया गया है, ठीक है, नियुक्ति की बात किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 127 में कहता है एडहॉक न्यायाधीश यानी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात किया गया है। 128 के अंतर्गत क्या किया? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बात किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय की बात, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात किया गया, कोर्ट अपना रिकॉर्ड रख सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण दिया हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान दे रखा हुआ है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेखित है।
अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। ये 143 भी ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। और 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, सब याद नहीं रखना है, ठीक है। ये सब बातें याद रखना है, नहीं रखना है। 124 याद रखिएगा, ठीक है। भाग 5 याद रखना है, ठीक है। भाग 5 याद रखना है। 124 से 147 ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक अनुच्छेद है। 124 का 126 127 याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पूरा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 129 याद कर लीजिएगा, अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, और कोई बातें नहीं है। और लास्ट में एक याद कर लीजिएगा 143, ठीक है। इतनी सी अनुच्छेद अगर याद रह जाता है आपका काम हो जाएगा। पूरे पूरा अनुच्छेद रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, अनुच्छेद सबको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछता है, बेकार का चीज़ें हैं, ठीक है। आप इतना दिमाग मत लगाइए, ठीक है। मोटा मोटे अनुच्छेद को आप मोटा मोटी याद रखना है, नहीं तो कोई ऐसे व्यक्ति होंगे या बताते होंगे कि 395 को याद रखना है, तो संभव मेरे दिमाग उतना भी क्या बोला जाए रट्टा नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तो कुछ चीज़ें याद रखिए, सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। भाग 5 याद रखिए, 124 126 27 129 और 143, बस काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, इसको भी देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन हुआ, भत्ता हुआ, पेंशन हुआ, सब का सब कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। यानी केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है। इसको क्या कहते हैं? इसको मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी मूल अधिकार, यानी कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का ये मूल अधिकार है, ठीक है। उसी अंदर में आता है कि हम केंद्र और राज्यों के बीच जो भी विवाद होता है उसको हम निपटारा किया जाए, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर की बातें किया गया था 1973 में। केवल सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रावधान है, यानी एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रावधान कहाँ पर है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है, न कि हाई कोर्ट में। ध्यान रखेंगे, सिर्फ एडहॉक न्यायालय की अपॉइंटमेंट की जो बात होती है वो सुप्रीम कोर्ट में है, न कि हाई कोर्ट में है। दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137, ठीक है। खुद का निर्णय, खुद के आदेश को फिर से रिव्यू करने की बात, ठीक है। अनुच्छेद 137 के तहत भारत में संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। कौन है? न्यायिक समीक्षा, ठीक है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है, ठीक है। संविधान की अंतिम अधिकार या अंतिम कह सकते हैं अधिकार ये है कि उसको व्याख्या करने का अधिकार दे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। आगे है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन, ठीक है। मूल अधिकार का प्रवर्तन, तो मूल अधिकार का रक्षक के तौर पर ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ, न्यायाधीश को बहुत सारी उन्मुक्तियाँ प्राप्त है, उनमें से कुछ यहाँ पर है, ठीक है, छूट प्राप्त है। कहता है कि अनुच्छेद 121 के तहत ये बातें हैं कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा उनके अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए किए गए किसी आचरण के विषय में
संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर संसद पर विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद की चर्चा की जा सकेगी। ठीक है, इस बातें ध्यान रखेंगे। अगला बातें हैं कि न्यायालय की अवमानना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में सख्ती का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। ठीक है, न्यायाधीशों पे प्रतिबंध। तो न्यायाधीशों पे क्या प्रतिबंध होगा उस पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है 124 के 7 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहीं और वकालत नहीं कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो ध्यान रखेंगे न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है, तो ये प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है, तो कानूनी मामले पर जो परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 143 के तहत। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। ठीक है, तो जैसे आपको लगता है वैसे रूपरेखा तैयार कीजिए, क्या मतलब किसी के ज़िंदगी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत में हमारा मूल अधिकार का प्रहरी सुरक्षा करता ये सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सर्वोच्च न्यायालय का अपील क्षेत्राधिकार दे रखा हुआ है, कौन कौन क्षेत्र में आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का अपील क्षेत्राधिकार में 4 भाग में कौन कौन है, तो एक है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील, सिविल विषयों से जुड़ी अपील, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील और विशेष अनुमति से की जाने वाले अपील। ठीक है, चलिए आगे देखते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी होगी, तो 10 वर्षों तक वकालत करनी होगी। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, ये अपना सुप्रीम कोर्ट के पास अपना अधिकार क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो अभिलेख न्यायालय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को माना जाता है। यहाँ के सारी बातों को रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्भव किस देश से हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। ठीक है, PIL भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में जो अभिलेख न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को जो हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, इसके सभी निर्णयों को साक्ष्य के तौर पर किसी और न्यायालय में पेश कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसका जो भी निर्णय है अब सुप्रीम कोर्ट का, वो कहीं पर जाकर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको मैं कितना बार बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, रीट जारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारे पास राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल गवर्नर। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल भाग 6
और अनुच्छेद 153 से लेकर 162। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में एक बात श्योर ध्यान रखिएगा कि भाग 6 में दे रखा हो संविधान में, अनुच्छेद 153 से 162 में दिया हुआ है। राज्यपाल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 153 में ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ध्यान, बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के अनुसार, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि 153 में ये कहता है कि प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होगी, लेकिन ये भी कहता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसी के बारे में था, आप इतना सी बातें जानें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने का पद्धति किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, तो कनाडा का अनुसरण किया गया है। राज्य की कार्यकारिणी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यकारिणी एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जिस तरह देश का राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल में कोई अंतर नहीं, ध्यान रखेंगे, सिर्फ इतना अंतर इतना है, राष्ट्रपति देश का है, राज्यपाल राज्यों का है। ठीक है, बाकी सारे प्रावधान एक जैसा ही है, अनुच्छेद को छोड़ दिया जाए। ठीक है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो 155 के अंतर्गत की जाती है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत की जा सकती है? तो कुल सीटों का 1/6 मेंबर को मनोनीत कर सकते हैं विधान परिषद में राज्यपाल। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य हैं तो जिस तिथि से वो राज्यपाल का पद धारण करेगा, उसी तिथि से उनका संसद अथवा राज्य विधानसभा के पद रिक्त मान लिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के निर्देश पर किया जा सकता है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो वो राज्य के संचित निधि पर दिए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, इसको आराम से हटाया जा सकता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? आरक्षित 200 के अंतर्गत, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत में किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपया है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति से नियुक्ति कर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल की नियुक्ति होती, ध्यान रखिएगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि राज्यपाल दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5 साल के नियुक्ति किया गया उसके बाद नियुक्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं, हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बातें कुछ है यहाँ पर, ठीक है, उसको देखते हैं। कहता है कि राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले नियुक्ति राज्यपाल किसी नियुक्त कर सकते हैं? राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल को नियुक्ति कर, राज्य के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों वाइस चांसलर की नियुक्ति कर सकते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति से परामर्श ले सकते हैं, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे। और कौन करेंगे जी? कोई नहीं करेंगे। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? सरोजिनी नायडू, ध्यान रखेंगे, सरोजिनी नायडू हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधि का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के तहत, लेकिन 104 संशोधन द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। अब आगे इसको
आगे नियुक्ति नहीं की जाएगी, भी ध्यान रखिएगा। राज्यपाल के बारे में कुछ अनुच्छेद है। 153 में कहता है राज्यों के राज्यपाल होना चाहिए। 154 में कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यों में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। 160 में कहता है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य। 161 में कहता है क्षमादान, ठीक है, क्षमादान के मामले में लघुकरण परिहार और या निलंबन के मामले राज्यपाल की शक्ति दे रखा है। 163 में कहता है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल की सलाह एवं सहयोग देना, ठीक है। इसके बाद 200 में कहता है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। 201 में कहता है कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही। 213 में कहता है राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का शक्ति। 233 में कहता है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सरोजिनी नायडू ने कही थी कि राज्यपाल को सोने की पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू ने कही थी राज्यपाल के बारे में सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया, ठीक है। आराम से जाकर आराम से सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी सारा काम मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे है राज्य विधानमंडल, ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे हम, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे। तो विधानमंडल के बारे में ही है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार संसद में संसद में दो होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ठीक है। तो उसी प्रकार बहुत से 6 राज्यों में विधान परिषद है और विधानसभा है, ठीक है। तो आपको पता है राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। उसी प्रकार राज्यों में राज्य विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं और विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद है। राज्यों के वित्तीय लेखों में कौन नियंत्रण करता है? नियंत्रण लेखा परीक्षक सीएजी करते हैं। राज्य के उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा की जाती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक कर रख सकती है, ध्यान रखेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसमें से देखिए 173 में कहता है राज्यों को सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठन करने की बात करता है। 164 में कहता है राज्य की मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व तो विधानसभा के प्रति होती है, ना कि ध्यान रखेंगे विधान परिषद के प्रति। 166 में कहता है राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, ठीक है। 167 में कहता है राज्यों की सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो वो 169, ठीक है। आगे कहते हैं राज्य का विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 के तहत निर्धारित की गई है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन राज्यसभा के बारे में ऐसी बातें नहीं हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू है? ध्यान रखेंगे। आगे है राज्य का विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपता है। आगे कहता है, आगे कुछ बातें हैं। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा थे? तो वो 5 थे, ठीक है। अभी कितना जगह में है? 6 जगह में है, ध्यान रखेंगे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी?
वो है उत्तर प्रदेश। तो कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी। ठीक है। अगला है विधानसभा सदस्यों की संख्या कहाँ पर कितना है, इसको पूरा देख लीजिएगा और रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप कभी कभी पूछेगा आपसे, तो इसको देखकर रटना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, इसको आराम से देखिए और रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर यूटी क्षेत्र दिया हुआ है, इसमें से दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये बातें राष्ट्रपति पर भी लागू होती, ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, बहुत सी बातें सेम है, कोई बड़ी बातें नहीं है, एकदम डिट्टो जिसे उठा उठा के डाल दिया गया है। ठीक है, और कोई बातें नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? वो है आपका कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर। बहुत सारे उच्च न्यायालय ऐसे हैं जहाँ पर उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, यानी उसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है, किसी और न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर आता है। ठीक है, इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में तीन बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है, इलीगल है? ये आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आगे है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता। क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति को करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 ईयर्स। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश। ठीक है, परमादेश, मैंडामस। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25 है। आपको पता है 28 राज्य है और 25 उच्च न्यायालय, इसका मतलब कुछ ऐसे हमारे राज्य हैं जिसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार, लीगल राइट है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करता है? तो वो उत्प्रेषण सर्टियोररी। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकारिता में आता है। ठीक है, ये दोनों कर सकते हैं। मूल अधिकार का संरक्षण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करता है। भारत के संविधान के अंतर्गत न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? वो अधिकरण न्यायाधीश, ट्रिब्यूनल जज सम्मिलित नहीं होता है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाए रखा जा सकता है? तो 3 माह तक बंदी बनाया जा रह सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दे रखा हुआ है। इन सारे अनुच्छेद को फिर मैं बोल रहा हूँ, सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आप याद कर लें। जैसे 126 यहाँ पर है। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा, सब याद नहीं रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि वेतन और भत्ता, ठीक है, वेतन और भत्ता ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की बात हो रही है। हाईकोर्ट के जज का पेंशन की बात किया जाए तो भारत की संचित निधि से, और अगर
वेतन भत्ता की बात किया जाए तो भारत राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, आगे भी देखिए कहाँ कहाँ उच्च न्यायालय हैं, कब कब इसकी स्थापना हुई थी और उनका क्षेत्राधिकार कौन कौन राज्य है, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। कुछ ऐसे राज्य हमारे पास हैं, कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसके क्षेत्राधिकार कई जगहों पर, जैसे कोलकाता, बम्बई, ठीक है, याद रखेंगे, एक मद्रास, 3 ऐसे राज्य हो गए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे हैं, हाँ, जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ पर पंजाब हरियाणा को देख लीजिए, ये अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में आता है। गुवाहाटी के बारे में है आपके पास, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, कुछ राज्यों के बारे में है। इसके केरल के बारे में देख सकते हैं, केरल लक्षद्वीप 2 अलग अलग राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बात बाकी आप यहाँ पर देखिए, कहता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, 1866 में हुआ था। न्यायपालिका में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो ये क्या है, प्रतिषेध। ठीक है, और इसके बाद कुछ बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। विशेष करके दिया हुआ 6 उच्च न्यायालयों इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास, राजस्थान की अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य खंडपीठ बेंगलुरु तथा 2 सर्किल पीठ है धारवाड़ और गुलबर्गा में। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, नागरिकों के मूल अधिकार से जुड़े मामले उच्च न्यायालय में की किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत में आता है। साथ ही साथ यहाँ पर 1-2 बातें और लिखा हुआ है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय का यानी हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन, अन्ना चांडी। और ऐसे चीफ न्यायाधीश पूछे प्रथम, देखिए दूसरी बात यहाँ पर ये पूछे कि भारत प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, तो वह कौन है, लीला सेठ। अगर सिंपल न्यायाधीश पूछे, ऐसे सिर्फ महिला न्यायाधीश पूछे, मुख्य न्यायाधीश नहीं, ऐसे न्यायाधीश पूछे तो अन्ना चांडी। और अगर आपसे मुख्य न्यायाधीश की बात करें, हाईकोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन है, लीला सेठ। दोस्तों आज हम यहीं रुकते हैं। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं और ये आपका ध्यान रखें, 6ठा वीडियो है और हम लोग कल मिलते हैं 7वां में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।